Hello students, hope you all are fit and fine. Today we are going to discuss another very important topic of English grammar and that is conjunctions. ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित प्रश्न इंग्लिश वाले पार्ट में खूब पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में हमने सभी कंजंक्शंस को एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। वीडियो देखने के बाद आप भी मानोगे कि इंग्लिश को भी हिंदी की तरह आसानी से समझा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंजंक्शन, सबसे पहले जानते हैं कि कंजंक्शन होता क्या है। वे शब्द जो किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक शब्दों को यानी वर्ड्स को जोड़ते हैं, वाक्यांशों यानी फ्रेजेस को जोड़ते हैं, वाक्य खंडों यानी क्लॉजेस को जोड़ते हैं, यहाँ तक कि पूर्ण वाक्यों दो कंप्लीट सेंटेंसेस को भी जोड़ने का काम कंजंक्शंस के द्वारा किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि किसी भी सेंटेंस में वो शब्द जो कनेक्टर का काम करते हैं, लिंकर्स का काम करते हैं, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, उन्हें ही कंजंक्शन कहा जाता है। वैसे भी जंक्शन का मतलब होता है जहाँ पर आकर के चीज़ें मिलती हैं, जुड़ती हैं। तो ये चीज़ क्लियर होगी कि कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। चलिए कंजंक्शंस को एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे ढंग से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ ऑनेस्ट एंड शी इज़ इंटेलिजेंट। ये दो वाक्यों से मिलकर बना है। पहला है ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, और दूसरा वाक्य है शी इज़ इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। इन दोनों को जोड़ करके, ये दोनों कंप्लीट सेंटेंस थे, इन दोनों को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया गया है, ही इज़ ऑनेस्ट एंड शी इज़ इंटेलिजेंट, जो एक कंपाउंड सेंटेंस है, संयुक्त वाक्य है। तो दो कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन की जरूरत पड़ी है, एंड की जरूरत पड़ी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी इज क्राइंग बिकॉज समवन हैज स्टोलन हर पर्स। शी इज क्राइंग, वह चिल्ला रही है, क्यों? बिकॉज मानी क्योंकि, समवन हैज स्टोलन हर पर्स, किसी ने उसका पर्स चुरा लिया है। तो ये जो दो क्लॉज जुड़ रहे हैं, इनको जोड़ने का काम कंजंक्शन का है, बिकॉज का है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। सुरेश एंड गणेश आर फ्रेंड्स। यहाँ पर दो वर्ड्स जुड़ रहे हैं, पहला सुरेश है, दूसरा गणेश है, दोनों को एंड नामक कंजंक्शन से जोड़ा जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ सुरेश और गणेश दोनों दोस्त हैं। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। ये दो सेंटेंसेस से मिलकर बना है। अलग करना चाहें तो हम हो जाएगा शी इज ब्यूटीफुल पहला सेंटेंस, दूसरा हो जाएगा शी इज इंटेलिजेंट। इन दोनों सेंटेंसेस को हमने जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया है, तब कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। तो सेंटेंस तब जाके बना, शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल, वह केवल सुंदर ही नहीं है, बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, बल्कि बुद्धिमान भी है। आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शंस के प्रकार। बेसिकली दो प्रकार का होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होते हैं जो दो समान रैंक के यानी एक जैसे शब्दों को जोड़ते हैं, वाक्यांशों को जोड़ते हैं, या वाक्यों को यानी सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ऐसे कंजंक्शंस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्यों को बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ऐसे कंजंक्शंस जो दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं जिसमें एक क्लॉज दूसरे पर डिपेंड होता है, मतलब उसका अर्थ दूसरे प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है, निर्भर रहता है। ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए, ऐसे क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। इनका यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अर्थात मिश्रित वाक्यों को बनाने के लिए किया जाता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इनको। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में पहला एग्जाम्पल है, शी केम लेट, वह देर से आई, सो शी वॉज पनिश्ड, इसीलिए उसको दंड दिया गया। दूसरा एग्जाम्पल है, शी वॉज बोथ फायर्ड एंड इम्प्रिजन्ड। दो सेंटेंसेस अलग अलग बना के हम देखते हैं, शी वॉज फायर्ड, शी वॉज इम्प्रिजन्ड। इन दोनों को जोड़ करके लिखा गया है शी वॉज बोथ फायर्ड एंड इम्प्रिजन्ड। तो कंजंक्शंस का काम जोड़ने का है। अगला देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से एग्जांपल देखते हैं। पहला है, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, ये तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो हम यहाँ पर दो क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं और किसके थ्रू जोड़ रहे हैं? इफ़ के थ्रू। पहले का
जो अर्थ हुआ इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, ये तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। तो यहाँ देखने से ही लग रहा है कि ये वाक्य डिपेंड है किसी पर, अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं रख रहा है। तो वो डिपेंड किस पे है, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो इस तरह से जो मिश्रित वाक्य होते हैं उनमें एक क्लॉज दूसरे पर डिपेंड करता है। हालांकि ये बाद की बातें हैं, किसी और क्लास में इसको बताएंगे। अभी हम कंजंक्शंस पढ़ रहे हैं तो उस पर फोकस करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, भावना वॉज फाइंड एज शी केम लेट। भावना पर फाइन लगाया गया जैसा कि वह देर से आई थी। यूज ऑफ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस। अब हम उन कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में ढेर सारे पूछे जाते हैं। पहला है एंड। एंड के बारे में हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि यही सबसे बेसिक समझा जाता है। हम लोग छोटे पर से पढ़ते आ रहे हैं एंड के बारे में, सबसे बेसिक कंजंक्शन इसको समझा जाता है। तो देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। पहला एग्जाम्पल है, रमेश हर्ड द वेदर रिपोर्ट एंड प्रॉम्प्टली वेंट टू हिज हाउस। रमेश ने वेदर रिपोर्ट को सुना एंड प्रॉम्प्टली और जल्दी से वेंट टू हिज हाउस, अपने घर चला गया। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जब एक घटना दूसरे का परिणाम होती है तो वहां पर हम एंड का प्रयोग करते हैं। उसने वेदर रिपोर्ट को सुना एंड प्रॉम्प्टली वेंट टू हिज हाउस, और अपने घर को चला गया। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, आई सॉ अ स्नेक, मैंने एक सांप को देखा एंड रैन अवे, और भाग गया। तो इस तरह से एक घटना दूसरी घटना का परिणाम है, वहां पर भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, एंड का प्रयोग कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, नरेश इज ब्रिलियंट एंड शालिनी हैज अ प्लीजेंट स्माइल। यहां पर है दो सेंटेंसेस अलग अलग हैं। नरेश कैसा है, ब्रिलियंट है, एंड शालिनी कैसी है, प्लीजेंट स्माइल रखती है। तो यहां पर थोड़ा सा आप देख रहे हो कि एक कंट्रास्ट है, एक विरोध है, एक दोनों बातें अलग अलग हैं। यहां पर आप बट का प्रयोग भी कर सकते हो, नरेश इज ब्रिलियंट बट शालिनी हैज अ प्लीजेंट स्माइल। बट का प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पर एंड का प्रयोग भी कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, ही वेंट टू आगरा एंड विजिटेड द ताजमहल। वह आगरा गया और ताजमहल देखा। यहां पर आप देखोगे तो सीक्वेंस है घटनाओं का। वह आगरा गया, उसके बाद दूसरी घटना है कि उसने ताजमहल देखा। जैसे कि आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया, एंड वॉट सम वेजिटेबल, और कुछ सब्जियां खरीदी। तो जब एक घटना दूसरी घटना के सीक्वेंस में होती है तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं, एंड का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं बट का प्रयोग। हिंदी हम सभी जानते हैं, लेकिन किंतु परंतु के अर्थ में इसको प्रयोग किया जाता है। शुरुआत के जो दो सेंटेंसेस है यहां पर ये विरोध प्रकट कर रहा है अपने अर्थ में। जैसे कि ही इज स्लो बट ही इज स्टेडी। वह स्लो है लेकिन कैसा है, दृढ़ है। स्टेडी मतलब दृढ़ है। तो यहां पर एक कॉन्ट्रास्ट है, एक विरोध है कि स्लो होने के बावजूद भी उसकी क्वालिटी है कि वो दृढ़ है। अगला है, ही कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली को काट लिया, बट डिड नॉट क्राई। होना क्या चाहिए था, उंगली कटने के बाद उसको चिल्लाना चाहिए था, लेकिन एक कंट्रास्ट है कि उसने उंगली काटने के बावजूद भी क्या है कि वह चिल्लाया नहीं। तो ही कट हिज फिंगर बट डिड नॉट क्राई, उसने अपनी उंगली को काट लिया लेकिन चिल्लाया नहीं। आगे का सेंटेंस देखते हैं, वी कैन नॉट डू एनीथिंग बट वेट। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन बट सरेंडर। इन दोनों सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि जो शुरुआती पार्ट है वो निगेटिव फॉर्म में है, उसके बाद बट का प्रयोग किया गया है और एक वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह की फॉर्म क्या कहलाती है, हिंदी देखिए पहले, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट वेट, लेकिन केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं। अर्थ हुआ हम प्रतीक्षा करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट सरेंडर, सिवाय सरेंडर करने के। तो जब इस तरह का कोई भी सेंटेंस हो जिसमें पहला निगेटिव फॉर्म में दिया गया हो और दूसरा बट लगाया गया हो तो एक आप वर्ब यूज कर सकते हो। तो इस तरह के सेंटेंस में भी बट का प्रयोग किया जा सकता है। अगला है, दे ऑल आर रॉन्ग, वो सभी गलत हैं बट मी, मतलब मेरे सिवाय। तो यहां पर बट का प्रयोग एक्सेप्ट के अर्थ में किया गया, सिवाय के अर्थ में किया गया, बावजूद के अर्थ में किया गया। दे ऑल आर रॉन्ग, वो सभी गलत हैं बट मी, लेकिन मतलब मैं सही हूं। ही लेफ्ट बट एन आवर एगो, यहां पर बट का प्रयोग ओनली के सेंस में हुआ है, केवल के अर्थ में हुआ है। जैसे ही लेफ्ट, वह गया है, चला गया, बट एन आवर एगो, केवल एक घंटा पहले। तो इस तरह से हमने देखा कि बट का प्रयोग हम किस सिचुएशन में कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं टिल अंटिल का प्रयोग। अर्थ होता है जब तक। पहले तो ये समझ लेते हैं टिल और अंटिल के यूज में अंतर कितना होता है। कोई अंतर नहीं होता है, बस होता क्या है, जो हम एक प्रॉपर फॉर्मल वे में लिखते पढ़ते हैं तो वहाँ पर अंटिल का प्रयोग किया जाता है, और जब कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं तो हम टिल का यूज़ कर लेते हैं। बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता इसके यूज़ में, आप किसी को भी आप लगा सकते हो। एग्जाम्पल पहला देखते हैं, आई शैल वेट अंटिल यू कम, मैं प्रतीक्षा करूँगा जब तक तुम आते हो। तो यहाँ पर मतलब हुआ कि जब तक तुम आ नहीं जाते तब तक मैं प्रतीक्षा करता रहूँगा। आगे देखते हैं,
ही विल नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जाएगा, until it stops raining, जब तक कि बारिश बंद नहीं होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने की बात है कि ही विल नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जाएगा, until it stops raining, जब तक बारिश बंद नहीं होती। तो यहाँ पर नहीं के अर्थ के लिए एक अलग से नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, मतलब ये नहीं हो सकता है ही विल नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जाएगा, until it does not stop raining। तो यहाँ पर until के बाद में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला है अनलेस। अनलेस का प्रयोग शर्त के रूप में किया जाता है, कंडीशन के अर्थ में किया जाता है। जैसे यू कांट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम सफल नहीं हो सकते हो जब तक कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तो अनलेस का यूज एक कंडीशन के रूप में हो रहा है। यहाँ पर भी एक ध्यान रखने वाली बात होती है कि अनलेस के बाद में भी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है दे कैन नॉट अप्लाई, वह अप्लाई नहीं कर सकते हैं अनलेस दे आर पोस्ट ग्रेजुएट, जब तक कि वो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो जाते। तो सेंस तो निगेटिव आ रहा है लेकिन नॉट का प्रयोग नहीं किया जाए। बेसिकली इतनी बात हमें याद रखनी होती है अनटिल और अनलेस के प्रयोग में कि अनटिल का प्रयोग टाइम के सेंस में होता है और अनलेस का प्रयोग शर्त के सेंस में होता है, कंडीशन के सेंस में होता है, और दोनों में नॉट का प्रयोग सेकेंड वाले पार्ट में नहीं किया जाता है। अगला है व्हेन। व्हेन का मतलब सभी जानते हैं जब होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक घटना के लगी हुई जब दूसरी घटना होती है तो हम व्हेन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, छात्र खड़े हो गए, व्हेन द टीचर केम, जब अध्यापक आए। तो एक घटना हुई कि जब अध्यापक आए, तुरंत दूसरी घटना हुई कि बच्चे खड़े हो गए। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन स्टार्टेड, गाड़ी स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर एक घटना होने के लगी हुई दूसरी घटना है, इसीलिए यहाँ पर व्हेन का प्रयोग किया गया है। जबकि वाइल का प्रयोग किया जाता है जब एक घटना के साथ साथ दूसरी घटना हो रही होती है, तो वहाँ पर हम वाइल का प्रयोग करते हैं। जैसे वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी, जब मैं टीवी देख रहा था, माई मदर वॉज कुकिंग, उसी टाइम पर मेरी माता क्या कर रही थी, कुकिंग कर रही थी। तो यहाँ पर एक घटना दूसरी घटना के साथ हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, जब तक जीवन है तब तक आशा है। तो यहाँ पर वाइल का प्रयोग एज लॉन्ग एज के सेंस में हो रहा है, जो हम आगे भी पढ़ेंगे जाके। तो यहाँ पर दौरान के अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा है कि जब तक जीवन है तब तक क्या है, आशा है। आगे देखते हैं, एज का प्रयोग बेसिकली जैसे के अर्थ में होता है और हम सभी इसको बड़े अच्छे से जानते भी हैं, लेकिन कुछ नए इसके प्रयोग भी हैं, उनको भी हम इसमें देखेंगे। कई सारे एग्जाम्पल हमने रखे हैं इसके। पहला एग्जाम्पल है ही प्लेड एज आई एक्सपेक्टेड, वह खेला एज आई एक्सपेक्टेड, जैसी मैंने आशा की थी। सेकेंड एग्जाम्पल है आई टॉट यू, मैंने तुम्हें पढ़ाया, एज आई वॉज आस्क्ड, जैसा मुझसे कहा गया था। तो यहाँ पर दोनों में क्या है, जैसे के सेंस में यूज हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल है एज ही वॉज नॉट वेल, जैसा कि वह सही नहीं था, आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। फोर्थ एग्जाम्पल है एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। तो यहाँ पर एक बड़ी फॉर्मल वे में कहा जा रहा है एज यू नो, जैसा तुम जानते हो, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ हर एज शी वॉज गेटिंग ऑफ द बस। यहाँ पर एज का प्रयोग व्हेन के अर्थ में हो रहा है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आई सॉ हर, मैंने उसको देखा, एज शी वॉज गेटिंग ऑफ द बस, जब वह बस से उतर रही थी। तो यहाँ पर एज का प्रयोग व्हेन के सेंस में हुआ है, जो कि बिल्कुल करेक्ट यूज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टर गुप्ता वर्कड एज अ डॉक्टर। कहा भी जाता है एज अ टीचर हम यहाँ पर हैं, या वो एज अ प्राइम मिनिस्टर, जो भी हैं। तो यहाँ पर मिस्टर गुप्ता वर्कड एज अ टीचर, तो के रूप में के अर्थ के लिए यहाँ पर हम एज का प्रयोग कर रहे हैं। एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर, एज अ प्राइम मिनिस्टर, जो भी कुछ होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, माई मदर कॉल्ड मी एज आई वॉज प्लेइंग चेस, माई मदर कॉल्ड मी। यहाँ पर एज का प्रयोग वाइल के सेंस में हो रहा है, जो अभी पीछे हमने पढ़ा था। माई मदर कॉल्ड मी, मेरी माता ने मुझे बुलाया, एज आई वॉज प्लेइंग चेस, जबकि मैं उस दरमियान क्या खेल रहा था, चेस खेल रहा था। तो यहाँ पर एज का प्रयोग वाइल के सेंस में हुआ है। तो थोड़ा सा है बस, एज का प्रयोग जैसे के सेंस में आप पहले से जानते हो, थोड़ा सा व्हेन वाला, और एज अ डॉक्टर, एज अ इंजीनियर, ये भी आपको पहले से ही पता है। वाइल के सेंस में थोड़ा सा नया है जो आपको देखना है। नेक्स्ट देखते हैं, एज सून एज। खूब सुना है, ज्यों ज्यों ही त्यों ही, मतलब एज सून एज पॉसिबल, कहते हैं ना, एज सून एज पॉसिबल, मेरा पैसा लौटा देना। पहला एग्जांपल देखते हैं, आई विल स्टार्ट द बिजनेस, मैं बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा, एज सून एज आई गेट द लाइसेंस, जैसे ही मुझे
लाइसेंस मिलता है। मतलब कंप्लीट अगर हिंदी की बात करें तो क्या हो जाएगा, ज्यों ही मुझे लाइसेंस मिलता है त्यों ही मैं बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा, कुछ इस तरह से इसका अर्थ आता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई विल कॉल यू एज सून एज पॉसिबल, मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा जैसे ही, मतलब जितनी जल्दी संभव हो सकता है। यहाँ पर होता है एक घटना के तुरंत बाद दूसरी घटना के बारे में बात हो रही है, तो एज सून एज पॉसिबल जहाँ पर लग जाता है मतलब होता है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं करूँगा। तो इस तरह से यहाँ पर एज सून एज का यूज़ होता है। एज लॉन्ग एज जब तक, देखते हैं एग्जाम्पल, यू नीड नॉट फियर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज गॉड इज विद यू, जब तक कि भगवान तुम्हारे साथ है। तो एज लॉन्ग एज जब तक। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, नो वन कैन हार्म यू, तुम्हें कोई नहीं हार्म पहुंचा सकता है। एज लॉन्ग एज आई एम विद यू, जब तक कि मैं तुम्हारे साथ हूं। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, हिज नेम विल लिव, उसका नाम जीवित रहेगा। एज लॉन्ग एज द वर्ल्ड लास्ट, जब तक कि इस संसार रहेगा तब तक उसका नाम जीवित रहेगा। तो बड़ा सिंपल यूज है एज लॉन्ग एज का, जब तक के लिए यूज होता है, एक टाइम के सेंस में प्रयोग किया जाता है। एज सून एज का प्रयोग बहुत ही जल्दी, कोई काम किसी के साथ लगी हुई अगर घटना है तो हम एज सून एज का प्रयोग करते हैं, और एज का प्रयोग जैसे के अर्थ में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एज फार एज, जहां तक। एग्जाम्पल से और ज़्यादा सिंपल देखते हैं इसको, क्या मतलब हुआ इसका। एज फार एज आई नो ही नेवर कम्स लेट, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो कभी लेट नहीं आता है। एज फार एज माई कंसर्न आई एम अ टीचर, जहाँ तक मेरी बात है मैं एक अध्यापक हूँ। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, एज फार एज दिस विकेट इज कंसर्न, जहाँ तक इस विकेट की बात है, इट इज़ गुड फॉर बैटिंग, ये बैटिंग के लिए अच्छा है। जब कमेंटेटर वगैरह बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर वो इस वर्ड को बहुत यूज कर रहे होते हैं, एज फार एज दिस विकेट इज कंसर्न, जहाँ तक इस विकेट की बात है ये बैटिंग के लिए अच्छा है। तो ये बहुत ही बेसिक सा कंजंक्शन है जो बोलने चालने में भी बहुत यूज किया जाता है, और सेंस इसका होता है जहाँ तक के अर्थ में। नेक्स्ट है एज वेल एज, और भी के साथ साथ। यहाँ से ज़्यादा बेहतर है हम लोग एग्जाम्पल से समझें। ही हैज़ एब्यूज्ड मी एज वेल एज थ्रेटन्ड मी, उसने मुझे गाली दी, एज वेल एज और साथ साथ थ्रेटन मतलब मुझे धमकाया भी। तो यहाँ पर है ये करने के साथ में वो भी किया। एज वेल एज का सेंस क्या हुआ, एक काम करने के साथ साथ हमने दूसरा काम भी किया, वहां पर हम एज वेल एज का यूज करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, रमन एज वेल एज अजीत वॉज प्रेजेंट देयर, रमन और साथ में कौन, अजीत भी वॉज प्रेजेंट देयर। हाँ, एक चीज देखने वाली बात है, अगर यहाँ पर एंड से ये दोनों से बातें जुड़ी होती, रमन एंड अजीत होता तो वॉज की जगह वर का प्रयोग होता, क्योंकि तब ये प्लुरल हो जाता। लेकिन चूंकि ये एज वेल एज से जुड़े हैं तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज, वो रमन के अकॉर्डिंग आई है, तो इस तरह से वो सिंगुलर फॉर्म में आई है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, द मून एज वेल एज द स्टार्स, मतलब मून यानी चंद्रमा, एज वेल एज स्टार्स मतलब तारे भी, गिव्स अस लाइट एट नाइट, हमें रात में क्या देते हैं, लाइट देते हैं। तो गिव्स यहाँ पर प्रयोग हुआ है, और वो किसके अकॉर्डिंग हुआ है, मून के अकॉर्डिंग हुआ है। तो एज वेल एज का मतलब क्या हुआ, साथ साथ। अगला देखते हैं, एज और सो एज का प्रयोग, सीधा एग्जाम्पल ही देखते हैं, वही सबसे बेटर है। प्रिया इज एज इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर, मतलब जब भी कंपैरिजन किया जाता है तो वहां पर हम एज और एज का प्रयोग कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान करने वाली है कि सो एज का प्रयोग फिर कहाँ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, श्वेता इज नॉट सो डल एज द टीचर एक्सपेक्टेड, श्वेता उतनी डल नहीं है जितना टीचर ने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था। तो अब आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर बताते हैं, जब कोई सेंटेंस तुलना में निगेटिव हो तो वहाँ पर सो एज का प्रयोग किया जाएगा, और अगर वो पॉजिटिव फॉर्म में है तो हम एज और एज का प्रयोग करते हैं। अगला है एज सो, जैसा वैसा। देखते हैं एग्जाम्पल, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा तुम बोगे वैसा काटोगे। तो यहाँ पर जैसा और वैसा के सेंस में ये आया है। नेक्स्ट है सच एज, ऐसा जो। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज सच अ बॉय एज आई एक्सपेक्टेड, वह ऐसा लड़का है जैसा मैंने सोचा था या जैसा मैंने आशा की थी। तो सच एज का प्रयोग ऐसा जो के अर्थ में करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, दो ऑल दो। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। दो ऑल दो से रिलेटेड क्वेश्चंस। होता क्या है, दो ऑल दो का प्रयोग यद्यप के अर्थ में होता है, भले ही हालांकि के अर्थ में भी होता है। इसके बाद कभी भी बट का प्रयोग नहीं किया जाता है, या तो यट का प्रयोग किया जाता है या फिर कॉमा का प्रयोग किया जाता है। अब हम चारों एग्जाम्पल्स देखेंगे और क्लियर करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को। पहला एग्जाम्पल है, दो शी इज़ पुअर, यद्यप वह गरीब है, एट शी इज़ ट्रस्टवर्दी, फिर भी वह ट्रस्टवर्दी है मतलब भरोसे लायक।
तो इस तरह से यहाँ पर दो के बाद एट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आई शैल नॉट मीट हर दो शी कम्स, भले ही वो आए मैं उससे मिलूंगा नहीं। तो दो का अर्थ यहाँ पर भले ही के सेंस में आ रहा है। आई शैल नॉट मीट हर दो शी कम्स, एक जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में है और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल्दो शी इज़ इंटेलिजेंट, यद्यपि वह इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, ही इज़ सिंपल, फिर भी कैसा है वो, सिंपल है। तो यहाँ पर अगर हम चाहते तो एट का भी प्रयोग कर सकते थे, नहीं किया तो एक कॉमा लगा दिया तो भी ये सेंटेंस सही है। अगला है एवरीवन एंजॉयड द जर्नी, हर किसी ने जर्नी को एंजॉय किया, ऑल्दो वी गॉट टायर्ड, हालांकि हम लोग थक गए। तो यहाँ पर मतलब हुआ है इसका प्रयोग हालांकि के अर्थ में हुआ है। अच्छा एक चीज़ और बता दें आपको, ऑल्दो का प्रयोग कभी लास्ट में नहीं किया जाता सेंटेंसेस के, लेकिन दो का प्रयोग आप शुरुआत में भी कर सकते हो, बीच में भी कर सकते हो और लास्ट में भी कर सकते हो। और एक बात जो पहले भी बताई थी कि ऑल्दो और दो के साथ हमेशा या तो एट आएगा या फिर कॉम आएगा, बट का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं। इवन दो, यद्यपि, इवन दो का प्रयोग कहाँ करते हैं? अर्थ ये भी वही होता है जो दो और ऑल्दो का होता है, लेकिन इवन दो जब हम लगाते हैं तो हम अपनी बात को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जोर देकर कह रहे होते हैं, तब हम इवन दो लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। इवन दो ही इज़ अ किंग, यद्यपि वह राजा है, ही लिव्स इन अ फॉरेस्ट, फिर भी वो कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आप ऑल्दो भी लगा सकते हो, ऑल्दो ही इज़ अ किंग, वह एक राजा है, ही लिव्स इन अ फॉरेस्ट, वह जंगल में रहता है। लेकिन इवन दो क्यों लगाया है? क्योंकि हम उस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं, इसीलिए हम इवन दो का प्रयोग कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल है इवन दो आई वर्कड हार्ड, हालांकि हमने बहुत ही कठिन मेहनत की, कठिन परिश्रम किया, आई कुड नॉट क्वालिफाई द एग्ज़ाम, मैं फिर भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सका। तो यहाँ पर इवन दो बहुत ही ज़्यादा अलग नहीं है, ऑल्दो और दो की तरह ही है। अगला है इवन इफ़, चाहे। देखते हैं। आई विल नॉट कंप्रोमाइज़ विद माई प्रिंसिपल्स, मैं अपने प्रिंसिपल सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करूँगा। इवन इफ, चाहे आई एम हैंग्ड, मुझे लटका दो। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर? चाहे के सेंस में आप इवन इफ का प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं एज इफ़ या एज दो, इसका प्रयोग मानो के अर्थ के लिए किया जाता है। आम बोलचाल में भी हम लोग दूसरों को बोल देते हैं कि तुम तो ऐसे बात करते हो मानो प्रधानमंत्री हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब इंग्लिश में बनाने को आते हैं तो हम एज इफ़ या एज दो में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। शी वॉक्स एज इफ़ शी इज़ अ हीरोइन, वह ऐसे चलती है मानो हीरोइन हो। तो यहाँ पर मानो के सेंस के लिए एज इफ का प्रयोग किया गया है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वॉक्स एज दो शी इज स्लाइटली लेम, वह ऐसे चलती है मानो कुछ लंगड़ी हो। हमने किसी को देखा, हमें पता नहीं है, और देख करके अंदाजा लगाया कि वह तो ऐसे चलती है मानो कि लंगड़ी हो। तो इस तरह का सेंटेंस भी एज इफ या एज दो के द्वारा बनाया जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। शी टॉक्स एज दो शी वर अ क्वीन, वह ऐसे बात करती है मानो कि रानी हो। तो यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि जो ये सेंटेंस है ये काल्पनिक बात कर रहा है, एक इमेजिनरी बात कर रहा है। जब असंभव और काल्पनिक बात की जाए तो उसका कर्ता चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, सेकेंड वाले पार्ट को हम वर के साथ बनाते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही रैन एज इफ द घोस्ट वर आफ्टर हिम, वह ऐसे दौड़ा मानो उसके पीछे भूत भागा हो। तो इस तरह की जो भी सेंटेंस बनेंगे हम वहाँ पर एज दो या एज इफ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है एट का प्रयोग। तो भी के अर्थ के लिए होता है, फिर भी के अर्थ के लिए भी लगाते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए। रवि स्लो है, एट स्टडी इन हिज वर्क, फिर भी अपने काम में कैसा है? स्टडी है, दृढ़ है। अगला है द वेदर वॉज रेनी, मौसम रेनी था, एट बी एंजॉयड द मैच, फिर भी हमने या तो भी हमने मैच को एंजॉय किया। अगला है ही वॉज एनॉयड, स्टिल या एट ही केप्ट क्वाइट, वह गुस्से में था, स्टिल माने फिर भी, ही केप्ट क्वाइट, उसने खुद को क्या रखा? शांत रखा। इन तीनों सेंटेंसेस से ये बात आ रही है कि फिर भी या तो भी के अर्थ के लिए हम एट या स्टिल का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाउएवर। कुछ भी हो, कितना भी हो के अर्थ में इसको प्रयोग करते हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। आई डिड नॉट सपोर्ट हिम, मैंने उसका सपोर्ट नहीं किया। हाउएवर आई डिड नॉट अपोज हिम, कुछ भी हो मैंने उसका अपोज भी नहीं किया, उसका विरोध भी नहीं किया। तो ये दोनों बातें जो जोड़ी गई हैं कि मैंने उसका सपोर्ट भी नहीं किया और कुछ भी हो मैंने उसका अपोज भी नहीं किया, इसलिए इनको हम हाउएवर से जोड़ सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है ही विल नेवर सक्सीड, वह कभी सफल नहीं होगा। हाउएवर हार्ड ही ट्राई, कितनी भी मेहनत कर ले
मतलब वह कितनी भी कठिन मेहनत कर ले वह सफल नहीं होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम हाउएवर का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है ही कम्स टू मी, वह मेरे पास आता है वेन एवर ही नीड्स मनी, जब भी उसको पैसे की ज़रूरत होती है। तो वेन एवर का प्रयोग जब भी के अर्थ के लिए किया जाता है। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज सो इंटेलिजेंट, वह इतना इंटेलिजेंट था दैट ही वन द फर्स्ट प्राइज, कि उसने प्रथम पुरस्कार जीता। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया गया है और इसका अर्थ की के अर्थ में हुआ है कि वह इतना इंटेलिजेंट था कि उसने प्रथम पुरस्कार जीता। दैट का एक और प्रयोग होता है जो उद्देश्य प्रकट करने के लिए होता है, जैसे वी ईट, हम खाते हैं, दैट वी में लिव, ताकि हम जीवित रह सकें। तो यहाँ पर हम दैट के दो प्रयोग इस तरह से देख सकते हैं। सो दैट का प्रयोग आगे भी दिया है, एक एग्जांपल हम यहाँ पर भी बता सकते हैं, आई सेव्ड सम ब्रेड, मैंने कुछ ब्रेड बचा रखे, सो दैट आई शुड नॉट गो हंग्री, ताकि मैं भूखा ना रहूँ। तो इस तरह से सो दैट का प्रयोग ताकि के अर्थ में किया जाता है। अगला है सिंस का प्रयोग, हिंदी में जब से या तब से के अर्थ में होता है और चूंकि के अर्थ में किया जाता है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, मेनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई सॉ यू, जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से बहुत सी चीज़ें घट गई हैं। तो यहाँ पर टाइम के सेंस में सिंस का प्रयोग किया गया। ये वो वाला सिंस नहीं है जो पॉइंट ऑफ टाइम में यूज होता है, ये कंजक्शन के तौर पर सिंस का प्रयोग किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, सिंस यू से सो आई बिलीव इट, क्योंकि तुम ऐसा कहते हो इसलिए मैं विश्वास करता हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि के अर्थ के लिए सिंस का प्रयोग हुआ है। क्योंकि के अर्थ के लिए बिकॉज का प्रयोग किया जाता है जब कारण ऐसा हो जो सामने वाले को पता ना हो, मतलब वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। तो यहाँ पर जानकारी दी जा रही है कि वह बीमार था, ये सामने वालों को पता नहीं है, इसीलिए उसको बताया जा रहा है क्योंकि वह बीमार था इसीलिए विद्यालय नहीं आया। लेकिन जब सिंस का प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पर कारण बहुत ही नॉर्मल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल और लेते हैं, सिंस यू आर अनेबल टू पे द फीस, क्योंकि तुम फीस नहीं पे कर पा रहे हो, योर बाइक विल बी सीज, तुम्हारी बाइक को सीज कर दिया। तो पुलिस कह रही है सामने वाले व्यक्ति से, क्योंकि तुम फीस नहीं चुका पा रहे हो, जो चालान की फीस है उसको नहीं दे पा रहे हो, इसीलिए आपकी बाइक को सीज किया जाता है। तो इस तरह से सिंस का प्रयोग हम क्योंकि के अर्थ के लिए तो करते हैं, लेकिन जब कारण बहुत ही नॉर्मल होता है और सबको पता होता है कि कारण क्या है। अगला थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, ही विल गो देयर सिंस यू डिजायर इट, वह वहाँ जाएगा क्योंकि तुम ऐसा चाहते हो। ठीक है, अगला देखते हैं, बिकॉज, क्योंकि मुकेश इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, मुकेश क्लास में उपस्थित नहीं है, बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है। तो एक ऐसा कारण जो किसी को पता नहीं है, वह बीमार है, किसी ने बताया, इसीलिए वो क्लास में नहीं आया है। तो यहाँ पर बिकॉज का प्रयोग करेंगे। अगला है, बिकॉज आई हैव स्टोलन हिज वॉच आई वॉज पनिश्ड, क्योंकि मैंने उसकी घड़ी चुराई है मुझे दंडित किया गया। तो यहाँ पर बिकॉज का प्रयोग सेंटेंस के पहले किया गया है। नेक्स्ट है सो देयरफॉर, इसका प्रयोग इसलिए के अर्थ के लिए किया जाता है। मुन्ना वॉज गिल्टी सो ही वॉज पनिश्ड, मुन्ना गिल्टी था, दोषी था, इसीलिए उसको दंडित किया गया। तो यहाँ पर परिणाम बताया जाता है कि इस कारण से उसे दंडित किया गया, उसका परिणाम उसका है कि उसे दंडित किया गया। शी हैज़ ए वेरी गुड मेमोरी, उसकी बहुत अच्छी मेमोरी है, इसका परिणाम क्या होता है, देयर फॉर शी इज़ राइट ऑलवेज, इसलिए वह हमेशा सही होती है। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस में आप सो या देयर फॉर का प्रयोग कर सकते हो। सो का प्रयोग आम बोलचाल में ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है और देयर का प्रयोग फॉर्मल होता है, लिखित में ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इफ़ वेन का प्रयोग। इफ़ का प्रयोग जहाँ पर कंडीशंस होती हैं, शर्त लगी होती है, वहाँ पर हम इफ़ का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर टाइम की बात होती है वहाँ पर हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, इफ़ यू कम आई शैल हेल्प यू, यदि तुम आओगे मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो यहाँ पर सेंटेंसेज में ये शर्त है कि यदि तुम आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं, इफ़ यू डू दिस वर्क, यदि तुम इस काम को करोगे, आई विल गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तो यहाँ पर कंडीशन है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। वहीं पर व्हेन का प्रयोग क्या कह रहा है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं, व्हेन यू कम आई विल हेल्प यू, जब तुम आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो यहाँ पर टाइम के सेंस में इसको यूज किया जा रहा है, शर्त नहीं है, बल्कि ये कह रहा है कि जब तुम आओगे, चाहे जब चले आना, जब तुम आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो यहाँ पर एक निश्चित बात है, इसीलिए हम व्हेन का प्रयोग करेंगे। हमने पहले भी व्हेन का प्रयोग पढ़ा हुआ था, जो किसके सेंस में था, जब एक घटना के बाद दूसरी घटना लगी हुई होती है तो वहाँ पर हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने वहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिए थे, जैसे कि व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुँचा, द ट्रेन स्टार्टेड, गाड़ी स्टार्ट हुई। तो मैं स्टेशन पहुँचा, उसकी लगी हुई क्या हुआ कि गाड़ी स्टार्ट हुई। तो वहाँ पर भी हम व्हेन का प्रयोग करते हैं।
थर्ड एग्जाम्पल है इफ़ यू वॉन्ट टू सी मी, ये तुम मुझसे मिलना चाहते हो, यू मस्ट कम टू माई ऑफिस, तुम्हें मेरे ऑफिस आना पड़ेगा। तो इस तरह का सेंटेंसेस शर्त वाला माना जाता है, इसलिए इफ़ लगेगा। और अगर टाइम के सेंस में बात की जाए तो व्हेन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है इफ़ या वेदर का प्रयोग। पहला इसका प्रयोग यही हो जाता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू बिजी, उसने कहा कि क्या तुम बिजी हो। इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए, ही आस्क्ड इफ़ या वेदर आई वॉज बिजी। तो यहाँ पर इनको जोड़ने के लिए, किसको, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए किस कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है, इफ़ या वेदर का प्रयोग किया गया है। सेकेंड एग्जांपल देखिए, इफ़ यू मीट मी, ये तुम मुझसे मिलते हो, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सेम वही जो अभी पीछे पड़ा था, कंडीशनल सेंटेंस है कि एक शर्त है कि अगर तुम मुझसे मिलते हो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। थर्ड एग्जांपल देखिए, ही डज नॉट नो वेदर टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज द प्रपोजल, उसे नहीं पता है कि जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करना है अथवा रिफ्यूज करना है, यानी रिजेक्ट करना है। तो वेदर के साथ और का प्रयोग किया जाता है। बड़ी अच्छी बात है, इसको जान लेना कि और का प्रयोग केवल वेदर के साथ होता है, इफ के साथ नहीं होता है। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं, आई एम नॉट श्योर वेदर शी विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता कि वह आएगी अथवा नहीं आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, अदरवाइज एल्स, अन्यथा के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। पहला एग्जांपल है, डोंट वॉक ऑन स्लिपरी प्लेस अदरवाइज यू विल स्लिप, मतलब चिकनी जगह पर मत चलिए वरना तुम स्लिप हो जाओगे। तो यहाँ पर अन्यथा के अर्थ में या वरना के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, अदरवाइज या एल्स का प्रयोग करते हैं। और का प्रयोग क्या होता है, जब दो बातें दी होती हैं ऑप्शनल तो वहाँ पर हम और का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे शी मस्ट बी, उसे रोना चाहिए, और शी विल डाई, अथवा वह मर जाएगी। तो इस तरह का अथवा का जहां पर अर्थ आए वहां पर हम और का प्रयोग कर सकते हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है बिफोर आफ्टर का प्रयोग। इसका प्रयोग बहुत ही सिंपल होता है, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि बिफोर का प्रयोग पहले के लिए और आफ्टर का प्रयोग बाद के अर्थ के लिए किया जाता है। सेंटेंस नंबर फर्स्ट देखते हैं, शी हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। शी हैड रीच्ड द स्टेशन, वह स्टेशन पहुंच चुकी थी, बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, किससे, ट्रेन के आने से पहले वो स्टेशन पहुंच चुकी थी। तो एक सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में है और बिफोर के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में है। अगला देखिए, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, मतलब क्या है, पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आए। तो यहाँ पर पेशेंट पहले मरा इसीलिए उसको द पेशेंट हैड डाइड यानी पास्ट परफेक्ट में बनाया गया, और डॉक्टर बाद में आए इसीलिए उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाया गया। और बाद के अर्थ के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, आफ्टर का प्रयोग किया है। फिर से देख लेते हैं, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, मरीज खत्म होने के बाद, एक्सपायर होने के बाद डॉक्टर आए। अगला है लेस्ट का प्रयोग, हिंदी होती है कहीं ऐसा ना हो। क्या होता है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है जो एग्जाम में पूछी जाती है कि लेस्ट के साथ में हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, रन विद केयर, सावधानी पूर्वक दौड़ो, लेस्ट यू शुड फॉल, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। तो दो बातें यहाँ निकल के आई, एक तो लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं, दूसरा लिस्ट के बाद वाला जो क्लॉज होता है उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि लिस्ट में ही निगेटिव सेंस छुपा होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग। ठीक है, ये को रिलेटिव कंजक्शंस बोले जाते हैं जो जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं। तो पहला देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ईदर यू और योर सिस्टर हैज़ ब्रोकन दिस बुके, या तो तुमने या तुम्हारी बहन ने इस बुके को तोड़ा है। तो जब दोनों में से किसी एक ने काम किया हो तो वहाँ पर हम ईदर और का प्रयोग करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सीता प्लेज ईदर चेस और क्रिकेट, सीता खेलती है या तो चेस या क्रिकेट को। तो ईदर और का प्रयोग बड़ा ही सिंपल होता है, या तो या के सेंस में होता है, मतलब दोनों में से किसी एक ने काम किया होता है। नीदर नॉर का प्रयोग क्या होता है, मोहन इज नीदर ए स्टूडेंट नॉर अ प्लेयर, मोहन ना तो स्टूडेंट है नॉर अ प्लेयर, ना ही एक खिलाड़ी है। तो यहाँ पर ना तो ना के अर्थ में यानी दोनों में से जब कोई नहीं होता है तो हम नीदर नॉर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, नीदर सुरेश नॉर रमेश, ना तो सुरेश ना ही रमेश इज गोइंग टू दिल्ली, कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। तो सुरेश और
रमेश में से कोई भी दिल्ली नहीं जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। सीता इज नॉट ओनली प्लेइंग चेस बट ऑल्सो वॉचिंग टीवी। सीता केवल चेस ही नहीं खेल रही है बट ऑल्सो वॉचिंग टीवी, बल्कि टीवी भी देख रही है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है जब कोई एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी होता है तो वहां पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द गर्ल्स आर टॉकिंग। नॉट ओनली द टीचर्स मतलब केवल अध्यापक ही नहीं बट ऑल्सो द गर्ल्स, बल्कि छात्राएं भी आर टॉकिंग माने बात कर रही थी। तो इस तरह से ईदर और में क्या होता है, दोनों में से किसी एक ने किया होता है। नीदर नॉर मतलब होता है दोनों में से किसी ने भी नहीं किया होता है। और नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है कि केवल एक काम ही नहीं बल्कि दूसरा काम भी जब जुड़ा होता है तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। एक छोटी सी बात और ध्यान रखने वाली बात है, जिस तरह के वर्ड के पहले इनका प्रयोग होता है, एग्जाम्पल नंबर 4 में देखते हैं। नीदर का प्रयोग सुरेश से पहले हो रहा है तो नॉर का प्रयोग भी रमेश से पहले हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखते हैं। नॉट ओनली का जो यूज हुआ है वो प्लेइंग से पहले हुआ है, यानी क्रिया से पहले हुआ है। तो बट ऑल्सो का प्रयोग भी वॉचिंग से पहले हुआ है। जब एरर करेक्शन में कोई बात आती है तो इस तरह से हमें ध्यान रखना होता है कि इनका प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट है बोथ एंड या सो दैट का प्रयोग। बोथ एंड ये हमेशा साथ में आते हैं। बोथ मतलब दोनों के सेंस में होता है और जब दोनों का अर्थ आएगा तो आगे वाले जो पार्ट में एंड का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल पहला देखते हैं। आई एम बोथ अ टीचर, मैं टीचर हूँ एंड एन ऑथर, और एक ऑथर भी हूँ। तो अर्थ क्या हुआ, मैं एक टीचर हूँ और क्या हूँ, ऑथर हूँ। बोथ ही एंड शी आर माई फ्रेंड्स, दोनों, ही माने वह और शी माने वह लड़की के लिए, दोनों मेरे क्या हैं, दोस्त हैं। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता है। तो यहाँ पर सो दैट का प्रयोग किया गया है। एक चीज हमें ध्यान रखने वाली है, एक सो दैट होता है ताकि वाला, जैसे ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन में परिश्रम करता है, सो दैट ही में पास, ताकि वह पास हो सके। तो वहां पर सो दैट ताकि के सेंस में होता है। यहाँ पर सो दैट का प्रयोग जो आया है वो ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट की ही कैन नॉट वॉक, वह चल भी नहीं सकता है। तो ये कैसा है, दो वर्ड्स अलग अलग हैं और दोनों का प्रयोग एक सेंटेंस में कैसे किया जाता है ये हमने यहाँ पर देखा। अगला है रेदर या अदर देन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। जैसे कि शी हैज़ नो अदर चॉइस, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, देन टू गो देयर, वहाँ जाने के सिवाय। तो यहाँ पर रेदर के साथ हमेशा देन का प्रयोग होता है, अदर के साथ हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नो सूनर देन। नो सूनर के साथ हमेशा देन आएगा, ये पहली बात है जो आपको याद रखनी है। दूसरी बात क्या है, नो सूनर का प्रयोग वहां पर होता है जब एक घटना के लगी हुई बिल्कुल दूसरी घटना होती है तो वहां पर हम नो सूनर देन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल पहला देखते हैं। नो सूनर डज शी अराइव्स देन शी बिगिंस टू क्लीन द हाउस, मतलब वह बिल्कुल आई ही है और वो क्या करने लगी, वह घर को साफ करने लगी। अगला है नो सूनर डिड द बेल रिंग्स देन द स्टूडेंट्स केम आउट, मतलब जैसे ही घंटी बजी, बिल्कुल भी समय नहीं हुआ, जैसे ही घंटी बजी और छात्र कहाँ आ गए, बाहर आ गए। तो इस तरह का सेंटेंस जब भी आए कि जब एक काम और बिल्कुल लगा हुआ दूसरा काम हो जाए तो नो सूनर देन का प्रयोग किया जाता है। अगला है हार्डली स्केर्सली, इसके बाद हमेशा व्हेन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हार्डली हैड शी रीच द स्टेशन, मतलब मुश्किल से ही वो स्टेशन पहुंची थी, व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, कि जब क्या आ गई, गाड़ी आ गई। तो जब एक काम बड़ा मुश्किल से ही होता है और उसके साथ दूसरा काम हो जाए तो वहां पर हम हार्डली स्कैर्सली का प्रयोग करते हैं और इसके साथ हमेशा व्हेन आता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।